द्वितीय वर्ष भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आज हम आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर चर्चा करेंगे। सभी विषयों के अध्ययन में आधारभूत संकल्पनाएं या कॉन्सेप्ट की अवधारणाएं होती है। ये संकल्पनाएं विषय सामग्री को सरल ढंग से प्रस्तुत करती है और इन्हीं के आधार पर किसी विषय की समस्याओं उद्देश्यों को समझा जा सकता है। संकल्पनाएं किसी विषय की प्रगति का निर्धारण भी करती है। सिद्धांत व संकल्पना थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट में पर्याप्त अंतर होता है। सिद्धांत उन अंतर संबंधित वक्तव्यों को कहते हैं जो किसी परिस्थिति विशेष की व्याख्या में प्रामाणिक सिद्ध होते हैं अथवा जिनके आधार पर अन्य क्षेत्रीय तथ्यों की कमवेषणा की जाती है, जबकि कॉन्सेप्ट या अवधारणा या संकल्पना विषय का केवल स्वरूप बनाती है। एक संकल्पना के विवेचन से अन्य संकल्पनाओं का उदय या सूत्रपात होता है, जिससे विषय की गहनता का आधार बनता है। आर्थिक भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं निम्नलिखित है, जिनके आधार पर ही उसके सिद्धांतों की सांख्यिकीय आधार पर उनका अध्ययन किया जाता है। तो द फंडामेंटल एसेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल की प्रमुख अवधारणाएं या संकल्पनाएं। पहला है समदेशीय व विषमदेशीय क्षेत्र की संकल्पना, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोट्रॉपिक एंड एंटीस्ट्रॉपिक स्पेसेस। समदेशिक अंग्रेजी में आइसोट्रॉपिक शब्द का पर्याय ग्रीक भाषा के दो शब्दों आइसो और ट्रोपस से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य समानता या बराबरता और ट्रोपस यानी धरातल टोपोग्राफी। भूगोल में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रोफेसर हैंगरस्टैंड ने किया था। इसे सामान्य सैद्धांतिक भूगोलवेताओं की प्रयोगशाला कहा जा सकता है, क्योंकि समदेशिक क्षेत्र वास्तविक विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलते। परंतु इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि समदेशिक स्थल में जटिलताएं जोड़ते जाएं तो यह वास्तविक विश्व की जटिलताओं को समझने में बहुत आसान होगा। यह संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट गणितीय विचारधारा क्लूडियन II स्थानिक स्पेस पर आधारित है। क्लूडियन II स्थानिक का तात्पर्य चपटा द्विविमीय क्षेत्र, द 2-डायमेंशनल एरिया होता है। इसमें केवल लंबाई व चौड़ाई ही होती है, वह अन्य भागों में अलग विशेषता रखता है। वास्तविक संसार जिसमें हम निवासित करते हैं वह वास्तव में त्रिविमीय है, 3-डायमेंशनल है, अर्थात इसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, मोटाई एवं अन्य विषमताओं से भी ये परिपूर्ण है, जिसमें नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब है, पर्वत है, वन है, मरुस्थल है, कारखाने हैं, बहुत सारे आवासीय भूखंड है, हमारी सांस्कृतिक भूदृश्यावलियाँ हैं। इन्हीं समानता या विषमता वाले धरातल यानी सरफेस को विषमदेशीय यानी एंटीस्ट्रॉपिक स्पेस कहा जाता है। आर्थिक भूगोल का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि कोई आर्थिक क्रिया कहाँ पर स्थित है, वेयर, और क्यों, वाई। यह अपना विश्लेषण शुरू करने से पहले वास्तविक संसार जो काफ़ी विषमताओं से परिपूर्ण है उसको साधारण क्षेत्र वाला बनाता है। यहीं से समानता युक्त क्षेत्र यानी आइसोट्रॉपिक की उत्पत्ति होती है। समानता युक्त क्षेत्र अर्थात जिसमें किसी प्रकार की असमानता न हो एवं सभी दिशाओं की समानता लिए हुए हों। यह एक कल्पना मात्र है, वास्तविक जगत में ऐसा नहीं पाया जाता। इस संकल्पना पर सभी सैद्धांतिक संकल्पनाएं आधारित है। समानता व विषमता के क्षेत्र को निम्न आरेख द्वारा भी प्रकट किया जाता है। वैसे भी हम समझ सकते हैं कि यदि हमने कोई मानचित्र देखा है, एटलस में, अपनी पुस्तक में, भूगोल विभाग के लगी हुई दीवार पर यदि आपने कोई मानचित्र देखा है तो उस मानचित्र में भारत का मानचित्र देखते समय हमें केवल उसमें लंबाई चौड़ाई दिखाई देती है। क्या वास्तव में भारतीय क्षेत्र ऐसा है? क्या धरातल ऐसा है? एक तरफ थार का मरुस्थल है, नदियां हैं, झीलें हैं, पहाड़ है, परंतु वह विषमता युक्त उस
समान कागज पर कहाँ दिखाई देता है? ठीक यहीं पर इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उत्तम उदाहरण हम मानचित्र का ले सकते हैं कि हम मानचित्र में सभी तत्व बताते हैं। मान लीजिए हमने मानचित्र में सरवाड़ बताया। कैसे बताएंगे? सरवाड़ को एक बिंदु के माध्यम से बताएंगे कि अजमेर से, नसीराबाद से और केकड़ी के मध्य में जहाँ इसकी दूरी है, स्थिति है, अक्षांश देशांतर है, उस पर सरवाड़ एक बिंदु लिखेंगे, रोड निकालेंगे और उस पर लिखेंगे सरवाड़। मानचित्र में ऐसा ही दिखाई देगा, गूगल मैप पर भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा। तो क्या सरवाड़ ऐसा है? नहीं, सरवाड़ में घुसने से पहले नदी भी है, पीछे तालाब भी है, बंकिया रानी का मंदिर भी है। तो इसको हमको ठीक से समझना है। वास्तविक धरातल विषमताएं युक्त है, जबकि उसको आइसोट्रैपिक मानते हुए, समक्षेत्र मानते हुए हम अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। नंबर 2, दूसरा, स्थान व अवस्थिति की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइट एंड सिचुएशन। दोनों में अंतर है, साइट और सिचुएशन। पृथ्वी पर स्थित वस्तुएं कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, उसको हम साइट बोलते हैं। कुछ न कुछ स्थान घेरती है, ये विज्ञान का भी नियम है। कोई भी वस्तु स्थान घेरती है, हवा भी स्थान घेरती है। कई वस्तुएं पृथ्वी की सतह पर कम स्थान घेरती है, कुछ वस्तुएं अधिक स्थान घेरती है। यही संकल्पना स्थान की संकल्पना है। वस्तुओं का जिस धरातल पर विस्तार होता है वह उन वस्तुओं का बसाव स्थल होता है, यदि अर्थात उस घेरे हुए स्थान के आंतरिक लक्षणों से है। उदाहरण, नगर का ढाल। नगर ढाल पर है या मैदानी भाग पर है, पठार पर है या कहीं डीप में है या पहाड़ों पर है। यदि वह स्थान नगर है तो उसकी आबादी, घनत्व, नगरीकरण, गलियां, बसाव या अन्य स्थान, अन्य जो फीचर्स हमें दिखाई देते हैं शिक्षा के, हॉस्पिटल के, स्कूल्स के, ये उस बसाव स्थान के लक्षण कहलाते हैं। बसाव स्थिति की बाहरी विशेषताओं से संबंधित है, जिस पर तुलनात्मक महत्व आधारित होता है। इस बाह्य स्थिति की प्रकृति निरंतर गतिशील होती है, अतः स्थान यानी साइट किसी स्थिति यानी सिचुएशन के आंतरिक संबंधों को बताता है, जबकि स्थिति बाह्य संबंधों को परिभाषित करती है। हम कहते हैं उस चीज की स्थिति कहाँ है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, ये तुलनात्मक दृष्टि से। जैसे अजमेर जिला राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, द हार्टलैंड ऑफ राजस्थान, तो ये उसकी स्थिति हुई। स्थान अवस्थिति की संकल्पना भौगोलिक सिद्धांत की संकल्पना की प्रकृति को समझने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः आर्थिक भूगोल के लिए ये संकल्पना, यह अवधारणा एक आधारभूत संकल्पना है। हम जब फसलों का अध्ययन करते हैं, जब हम खनिजों का अध्ययन करते हैं, जब हम अन्य वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम उस स्थान का जिक्र करते हैं। भारत में कोयला का उत्पादन कहाँ कहाँ, रांची, गिरिडीह, बोकारो, झारखंड, ये स्थान हो गए, पर उसकी स्थिति, रांची की स्थिति अलग है, झारखंड की स्थिति अलग है, गिरिडीह की स्थिति अलग है। तो स्थान और स्थिति की अवधारणा को आर्थिक भूगोल में स्पष्ट रूप से समझा जाता है। तीसरा, मापक की संकल्पना, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल। इसको हम अपने प्रायोगिक में 11वीं 12वीं में आप पढ़ चुके हो। स्केल यानी मापना, किसी भी चीज़ को मापने का पैमाना क्या है। मापनी वह युक्ति है जिसके द्वारा हम पृथ्वी और उसके किसी भाग को आवश्यकता अनुसार आकार वाले मानचित्र में सही सही प्रदर्शित किया जाता है। हमें ध्यान में है कि ये दूरियां हम किस में मापते हैं, किलोमीटर में। हम कपड़ा किस में मापते हैं, मीटर में। हम लिक्विड चीज़ को किस में मापते हैं, लीटर में। तो ये इकाइयाँ हैं, पैमाना है उसका मापने का। तो अतः संपूर्ण पृथ्वी और उसकी किसी भूभाग का मानचित्रण किसी मापनी के अनुसार ही किया जाता है, क्योंकि मापनी के उपयोग के बिना कोई भी मानचित्र नहीं बनाया जाता है। यदि मापनी के बिना कोई मानचित्र बना हुआ है तो वह रफ स्केच है, केवल स्केच है, वह चित्र है, मानचित्र नहीं हो सकता। मान यानी वैल्यू, उसमें वैल्यू एडिशन की जा रही है और वैल्यू है आपका स्केल। हम जो RF लेते हैं, जो प्रतिनिधित्व भिन्न लेते हैं, जो प्रथम वर्ष में आपने सामान्य मापक बनाया, आपने तुलनात्मक मापक बनाया, आपने समय मापक बनाया, वह जो बनाया है वह उसकी वैल्यू है, यानी 1:50,000। ये जो RF है ये उसकी वैल्यू बताता है।
कोई भी मानचित्र संबंधित क्षेत्र के आकार, क्षेत्रफल और उसमें स्थित स्थानों की परस्पर दूरियों को शुद्ध प्रदर्शित करता है। बिना मापनी के प्रयोग किए गए किसी भी क्षेत्र के अनुमानित चित्र को हम मानचित्र कदापि न कहेंगे, उसे स्केच, मैप या रफ केवल रेखा चित्र कहेंगे। इस प्रकार दो दिए हुए बिंदुओं या स्थानों के बीच की मानचित्र पर मापी गई सीधी दूरी और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई वास्तविक दूरी के बीच के अनुपात को मानचित्र की मापनी कहा जाता है। अजमेर और सरवाड़ के बीच की मानचित्र की दूरी और अजमेर और सरवाड़ की वास्तविक दूरी दोनों के अनुपात को हम मापक कहेंगे। आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाकलापों के स्थानिक वितरण को बताया जाता है, इसलिए मापक की संकल्पना का काफी पर्याप्त महत्व है। सामान्यतया छोटे क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए यह बड़ी मापनी एवं बड़े विस्तृत भूभागों के मानचित्रण के लिए छोटे मापक या छोटी मापनी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सैद्धांतिक भौगोलिक विवेचन हेतु मापक की संकल्पना सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है। आर्थिक भूगोल में जब हम विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन को, विभिन्न क्षेत्रों के वितरण को दर्शाते हैं तो सारे के सारे मानचित्र हमारे मापक पर आधारित होते हैं, पैमाने के ऊपर आधारित होते हैं, स्केल पे ऊपर आधारित होते हैं। कुल हमारी 7 संकल्पनाएं हैं, उसमें से आज हमने 3 संकल्पनाएं जिनका विस्तार से अध्ययन किया। पहला समदेशीय क्षेत्र और विषमदेशीय क्षेत्र की संकल्पना, दूसरा हमारा स्थान और अवस्थिति की संकल्पना, तीसरा मापक की संकल्पना। शेष बची हुई संकल्पनाएं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।